अचानक एक घिस घिस की आवाज के साथ गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। सुनंद ने अपने पास बैठे ड्राइवर की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा, लगता है पीछे का एक टायर पंचर हो गया है। वह गाड़ी से नीचे उतर गया। सुनंद भी नीचे उतरा। हाँ, पीछे के बाएं टायर में हवा नहीं थी। उसे देखकर सुनंद ने कहा, क्या टायर पुराना था? ड्राइवर ने थोड़ा अफसोस के साथ कहा, नहीं साहब, एकदम नया टायर था। कोलियरी की सड़क है, भारी भारी ट्रक चलते हैं, लोहे लक्कड़ के टुकड़े सड़क पर पड़े रहते हैं, शायद उसी से पंचर हो गया। इस सड़क पर पहले भी ऐसा हो चुका है। सुनंद ने पूछा, यहां से मैकेंजी कोलियरी कितनी दूर है? ड्राइवर ने अंधेरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस तरफ जो पहाड़ी दिख रही है उसके थोड़ा आगे ही कोलियरी शुरू हो जाती है। ड्राइवर ने जिस दिशा में इशारा किया, सुनंद ने उधर देखा। आसमान में चांद होने के बावजूद उसकी रोशनी मध्यम थी और उस रोशनी में कुछ दूर धुंधली सी पहाड़ियां दिख रही थीं। गाड़ी जहां रुकी थी वहां से वह जगह लगभग आधा मील दूर थी। थोड़ा और आगे बढ़ते तो वहां पहुंच जाते। सुनंद ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 9 बजने वाले थे। कोलियरी जाकर काम निपटाकर उसे कल सुबह ही कोलकाता लौटना था। कंपनी का यही निर्देश था। ड्राइवर ने गाड़ी की डिक्की खोलकर उपकरण निकालना शुरू किया टायर बदलने के लिए। सुनंद ने उससे पूछा, तुम्हें कितना समय लगेगा? ड्राइवर ने कहा, ज्यादा नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा। चारों ओर उमस भरी गर्मी थी। आसमान में बादल थे, उनके पीछे चांद कभी कभी छिप जाता था। सुनंद इससे पहले कभी यहां नहीं आया था। वह जिस कंपनी में काम करता था उसकी कई कोयला खदानें इस क्षेत्र में थीं। कंपनी ने उसे अपनी गाड़ी में मैकेंजी खदान से एक रिपोर्ट इकट्ठा कर हेड ऑफिस में जमा करने के लिए भेजा था। कोलियरी के मैनेजर को रिपोर्ट तैयार रखने को कहा गया था। सुनंद ने अपने ऑफिस में अपने वरिष्ठ से जितना सुना था उससे पता चला कि कंपनी शायद अपनी खदानें बंद कर देगी। अचानक उसके कानों में एक गाड़ी के इंजन की आवाज आई। आवाज सुनकर सुनंद ने अच्छे से देखा और समझा कि अंधेरे में सड़क के किनारे के मैदान से एक गाड़ी उनकी ओर आ रही है। गाड़ी में कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ उसकी आवाज पास आ रही थी। ये आवाज सुनकर सुनंद के ड्राइवर ने भी देखा और कहा, लगता है एक जीप आ रही है। गाड़ी के अंदर से एक सज्जन ने अपना चेहरा बाहर निकालकर पूछा, क्या आप मैकेंजी खदान जाने के लिए कोलकाता से आ रहे हैं? उनका सवाल सुनकर सुनंद हैरान हो गया। उसने उत्तर दिया, हां, आप कौन? सज्जन गाड़ी से उतर गए। उन्होंने सफेद शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उनकी उम्र करीब 50 साल रही होगी। उन्होंने सुनंद को नमस्कार किया और कहा, मैं मैकेंजी कोलियरी का मैनेजर हूं। कंपनी के हेड ऑफिस से खबर मिली थी कि आप आ रहे हैं। देर हो रही थी, इसलिए आपको खोजने निकल पड़ा। इन्हीं सज्जन से सुनंद को रिपोर्ट प्राप्त करनी थी। सुनंद ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, मैं पहले ही पहुंच जाता, लेकिन दुर्गापुर के पास 2 घंटे जाम में फंसा रहा और यहां आने के बाद गाड़ी पंचर हो गई। सज्जन ने कहा, इतनी दूर आते हुए रास्ते में आपको बहुत परेशानी हुई होगी। इस क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत खराब है। सज्जन की बात बिल्कुल सही थी। आखिरी 20 मील का रास्ता तय करते करते सुनंद को लगा था जैसे झटकों से उसकी हड्डियां हिल रही हों। सज्जन की बात का जवाब देते हुए सुनंद ने कहा, हां, थोड़ी परेशानी जरूर हुई। सज्जन ने कहा, आप आगे की थोड़ी दूरी मेरी जीप में चले, ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। उनकी बात सुनकर सुनंद ने अपने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने कहा, आप इनके साथ चले जाएं, मैं यहां पहुंच जाऊंगा। सुनंद ने ड्राइवर से कहा, तुम इस अंधेरे रास्ते में अकेले रहोगे? इससे अच्छा होगा कि गाड़ी ठीक कर लो, फिर साथ चलेंगे। सुनंद की बात खत्म होते ही सज्जन ने कहा, इसकी चिंता मत कीजिए, मैं यहां एक आदमी छोड़ जा रहा हूं। यह कहकर उन्होंने मंगलू कहकर आवाज दी और जीप के पीछे से एक आदमी उतर आया। वह आदमी शायद एक आदिवासी मजदूर जैसा लग रहा था। उसकी काली त्वचा अंधेरे में घुली हुई सी लग रही थी। उसके नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने कहा, आप जाइए, इस तरह के अंधेरे रास्तों में अकेले रहने की मुझे आदत है और मंगलू यहां रहेगा, आप चिंता न करें। हालांकि सज्जन ने खुद को मैनेजर बताया था और सुनंद को रिपोर्ट इन्हीं से लेनी थी,
लेकिन क्या यह सच में मैनेजर हैं? कानों में हेडफोन लगाएं और आंखें बंद करके पूरी कहानी सुने। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अजनबी गाड़ी में बैठने से पहले सुनंद को यकीन करना जरूरी था। सज्जन ने सुनंद की मनोस्थिति समझ ली। उन्होंने थोड़ा हंसते हुए सुनंद से कहा, आप सोच रहे हैं कि मैं सच में मैनेजर हूं या नहीं? अपने ड्राइवर से पूछिए, उसने मुझे पहले देखा है। ड्राइवर ने कहा, हां साहब, ये ही मैनेजर साहब हैं। पहले जब कंपनी के अधिकारियों को यहां लाया था तब इन्हें देखा था। सुनंद को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सज्जन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलिए आपकी गाड़ी में चलते हैं। सज्जन ने मंगलू को वहां रुकने का निर्देश दिया और खुद जीप में बैठ गए। सुनंद ने अपनी गाड़ी से ब्रीफकेस निकाला और जीप में बैठ गया। सज्जन ने चाबी घुमाकर जीप का इंजन चालू किया और गाड़ी गरजती हुई चल पड़ी। जीप में हेडलाइट नहीं थी, इसलिए सुनंद ने पूछा, आप बिना लाइट के गाड़ी कैसे चला रहे हैं? सज्जन ने कहा, मैं इस क्षेत्र की सड़कों को अपनी हथेली की तरह जानता हूं, इसलिए अंधेरे में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। सुनंद ने कहा, आप यहां जरूर बहुत लंबे समय से हैं। सज्जन ने कहा, हां, बहुत समय से, लगभग 30 साल हो गए। सुनंद ने पूछा, वो रिपोर्ट तैयार है जो आपको देनी थी? कल शाम तक मुझे इसे हेड ऑफिस में जमा करना है। नील माधव बाबू ने उत्तर दिया, हां, मैंने इसे तैयार कर रखा है। इसके बाद उन्होंने टेबल के एक ड्रॉअर से रेक्सीन कवर की एक फाइल निकालकर सुनंद की ओर बढ़ाई। सुनंद ने फाइल खोली। उसमें टाइप किए हुए कई कागज थे। कागजों को देखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे केवल निर्देश मिले थे कि मैनेजर से कागजात लेकर हेड ऑफिस में जमा कर दे। यही उसका काम था, इसलिए उसने फाइल वापस बंद कर दी और अपने ब्रीफकेस में रख ली। फिर उसने नील माधव बाबू की ओर देखा। उसका मुख्य काम जल्दी ही समाप्त हो गया था। अब उसे यह जानना था कि रात को ठहरने की व्यवस्था कहां की गई है। नील माधव बाबू ने कहा, आपसे एक बात पूछनी है। सुनंद ने कहा, पूछिए। नील माधव बाबू ने पूछा, क्या कंपनी खदान बंद करने वाली है? इस सवाल का सही उत्तर सुनंद को भी नहीं पता था। उसने भी यह बात सुनी थी, लेकिन इसकी सच्चाई के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। उसने कहा, क्या पता, यह तो मालिकों का मामला है। नील माधव बाबू ने उदास होकर कहा, मुझे तो लगता है कि खदान बंद हो जाएगी, तभी उन्होंने रिपोर्ट मंगाई है। थोड़ी देर रुककर नील माधव बाबू ने पूछा, अगर खदान सचमुच बंद हो गई तो इन मजदूरों का क्या होगा? यहाँ की जमीन तो काली पत्थरीली है। दिन में हवा आग की तरह गर्म होती है, खेती नहीं होती। मजदूरों की जिंदगी खदान के पारिश्रमिक पर निर्भर है। उनका क्या होगा? यह सवाल सुनंद के मन में भी अंधेरी सड़क पर खड़े होने के दौरान आया था। उसने कहा, आप मजदूरों की बहुत फिक्र करते हैं, है ना? नील माधव बाबू ने कहा, हाँ, वे ही तो मेरा सब कुछ है। उनके साथ ही मेरा जीवन बीता है। सुनंद चुप हो गया। उसने सोचा कि इस विषय पर और चर्चा करना ठीक होगा या नहीं। फिर नील माधव बाबू ने कहा, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? उनके स्वर में विनम्रता स्पष्ट थी। सुनंद ने पूछा, कहिए, अगर संभव हुआ तो जरूर करूंगा। नील माधव बाबू ने कहा, आपको एक कागज हेड ऑफिस तक पहुंचाना है। यह मुआवजे के बारे में है। अगर खदान बंद होने से पहले यह कागज हेड ऑफिस पहुंच जाए तो कुछ गरीब लोगों की कुछ दिन की जिंदगी बच सकती है। सुनंद ने कहा, ठीक है, मैं आपके नाम से हेड ऑफिस में कागज जमा कर दूंगा। यह सुनकर नील माधव बाबू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, धन्यवाद, आप बहुत मदद करेंगे, लेकिन कागज यहां नहीं है, यह कहीं और है। क्या आपने कभी खदान देखी है? सुनंद ने कहा, नहीं। नील माधव बाबू ने कहा, क्या देखना चाहेंगे? जिस कागज की बात कर रहा हूं वह 7 नंबर खदान के अंदर रखा है। चलिए, आपको खदान भी दिखा दूंगा और अकेले बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुनंद ने आश्चर्य से पूछा, क्या रात में भी खदान में काम होता है? नील माधव बाबू ने कहा, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी होता है। इस समय वहां 30 मजदूर काम कर रहे हैं। सुनंद ने कहा, ठीक है, चलिए, लेकिन मेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई। नील माधव बाबू ने कहा,
चिंता मत कीजिए, गाड़ी आ जाएगी। बाहर निकलते ही सुनंद ने देखा कि चांद बादलों के पीछे छिप गया है। चारों ओर अंधेरा था। आकाश के कोने में बिजली की चमक दिखी, शायद बारिश होने वाली थी। अंधेरी सड़क पर सुनंद नीलमाधव बाबू के साथ खदान की ओर चल पड़ा। चलते हुए नीलमाधव बाबू ने कहा, आप देखेंगे कि खदान के अंदर मजदूर कितनी कठिन मेहनत करते हैं। अंधेरे में 5 मिनट चलने के बाद सुनंद एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों ओर छोटे बड़े कोयले के पहाड़ बिखरे हुए थे। एक तरफ कई ट्रॉलियां खड़ी थीं, जिनसे कोयला नीचे से रेल लाइनों की तरह की पटरियों पर धकेलकर ऊपर लाया जाता था। पास में एक बड़ी वॉच टावर अंधेरे में भूत की तरह खड़ी थी। सामने एक ऊंची जालीदार जगह थी। नीलमाधव बाबू ने टॉर्च जलाकर रास्ता दिखाया। जालीदार जगह के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा था। सुनंद ने देखा कि उसके ऊपर एक टिन का साइन बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर हिंदी में लिखा था 7 नंबर खदान मैकेंजी कोलियरी। जालीदार जगह के अंदर प्रवेश करने के बाद नीलमाधव बाबू ने कहा, इस खदान में लिफ्ट नहीं है, पैदल ही उतरना होगा, लेकिन आपको कोई डर नहीं है। यह कहकर उन्होंने टॉर्च का प्रकाश जमीन पर डाला। सुनंद ने देखा कि एक विशाल गहरा गड्ढा वहां मौजूद था। रेल लाइनों की तरह ट्रॉली की पटरियां आगे बढ़ते हुए उस अंधेरे गड्ढे में खो जाती थीं। नीलमाधव बाबू ने टॉर्च जलाकर गड्ढे के अंदर प्रवेश किया, पीछे पीछे सुनंद। ढलान वाला रास्ता धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था। नीचे उतरते हुए नीलमाधव बाबू ने पूछा, आपको डर लग रहा है? मन में थोड़ा डर था, लेकिन सुनंद ने कहा, नहीं। लगभग 4-5 मंजिला इमारत जितनी नीचे उतरने के बाद सुनंद को हल्की रोशनी की एक लकीर दिखी। अस्पष्ट आवाजें भी कानों में आने लगीं और नीचे उतरने के बाद सुनंद एक लगभग समतल जगह पर पहुंचा। यह जगह एक बड़े नीची छत वाले कमरे जैसी थी। वहां दीवारों पर पीली रोशनी जल रही थी। लंबी तरह के कमरे के अंतिम छोर से खटखट की आवाजें आ रही थीं। काले कोयले की दीवार पर मजदूर हथौड़े चला रहे थे। नीलमाधव बाबू के साथ सुनंद वहां जाकर खड़ा हो गया। कई मजदूर वहां काम कर रहे थे। सुनंद ने वहां कई सुरंगें भी देखीं। उनके अंदर से भी खटखट की आवाजें आ रही थीं। मजदूर जैसे मशीनों की तरह काम कर रहे थे। खदान के अंदर जलती हुई धुंधली रोशनी में ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ काले साए हैं। कुछ क्षण वहां खड़े रहने के बाद नीलमाधव बाबू ने कहा, देख रहे हैं वे कितना मेहनत करते हैं। सुनंद ने कहा, हाँ, वास्तव में अमानवीय मेहनत। नीलमाधव बाबू ने फिर कहा, आइए काम खत्म कर लें। यह कहकर वे कमरे के एक कोने की ओर बढ़े। वहां एक साधारण सी लकड़ी की टेबल और 2 कुर्सियां रखी थीं। एक कुर्सी खींचकर वे बैठ गए। सुनंद भी एक कुर्सी पर बैठ गया। टेबल पर एक दीपक और एक मोटी किताब रखी थी। नीलमाधव बाबू ने अपना कागज हाथ में लेते हुए कहा, बस काम खत्म, चलें, लौटते हैं। नीलमाधव बाबू पानी से बाहर निकलने लगे। उनके पीछे पीछे सुनंद भी चल पड़ा। रास्ते के मोड़ पर एक बार पीछे मुड़कर देखता है सुनंद। जिस तरफ मजदूर काम कर रहे थे वह हिस्सा ज्यादा ढलान वाला था। सुनंद ने देखा उनके घुटनों तक पानी भर गया है। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, वे वैसे ही काम करते जा रहे थे। हर पल पानी बढ़ रहा था। यह सुनंद को समझने में देर नहीं लगी। नीलमाधव बाबू के पीछे पीछे ऊपर चढ़ते हुए सुनंद ने कहा, कमरा पानी से भर गया है, क्या ये लोग अब भी काम करेंगे? नीलमाधव बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप चढ़ते रहे। कुछ क्षण बाद सुनंद ने पूछा, आपकी खदान में पानी बाहर निकालने के लिए पंप का इंतजाम नहीं है? नीलमाधव बाबू ने एक अजीब हंसी के साथ जवाब दिया, है, लेकिन पूरे दामोदर नदी को तो पंप से नहीं निकाला जा सकता। फिर थोड़ा चुप रहकर बोले, थोड़ा तेजी से चलना होगा, अभी पानी हमारा पीछा करेगा। सुनंद हैरान होकर बोला, मतलब? नीलमाधव बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे तेज गति से ऊपर चढ़ने लगे। उनके पीछे पीछे सुनंद भी लगभग दौड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि उनके पीछे पीछे कुछ और भी ऊपर आ रहा है। कुछ ही मिनटों में सुनंद खदान के मुहाने के ठीक बाहर निकल आया। बाहर तब मूसलधार बारिश हो रही थी। दोनों भीग गए। बारिश में खड़े होकर सुनंद हांफते हुए नीलमाधव बाबू की ओर देखने लगा। खदान के अंदर पानी की बात और नीलमाधव बाबू का तेज गति से ऊपर चढ़ना, यह सब समझ में नहीं आ रहा था।
कुछ क्षण सुनंद की ओर देखने के बाद नीलमाधव बाबू ने टॉर्च और कागज सुनंद को देते हुए कहा, आपको बहुत कष्ट दिया, कृपया इस कागज को पहुंचा दें, अब मैं चलता हूं। सुनंद ने हैरान होकर पूछा, कहां? नीलमाधव बाबू ने कहा, जहां इतने दिनों से उन लोगों के साथ रहा हूं। सुनंद कुछ समझ पाता इससे पहले ही नीलमाधव बाबू खदान के अंधेरे में प्रवेश कर गए। ठीक उसी समय पास कहीं जोर से बिजली कड़की। सुनंद चौंक गया। हैरान होकर उसने चिल्लाकर कहा, नीलमाधव बाबू सुनिए, आप कहां जा रहे हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। सुनंद ने टॉर्च जलाकर खदान के अंदर रोशनी डाली। उसने देखा पानी लगभग खदान के मुहाने तक आ गया है। एक पल के लिए उसने नीलमाधव बाबू को देखा और फिर वे पल भर में जलमग्न खदान की गहराई में खो गए। सुनंद चिल्लाया, नीलमाधव बाबू, और फिर वह बेहोश हो गया। अगली सुबह कोलियरी के रेस्ट रूम के बिस्तर पर होश में आने के बाद जब सुनंद उठकर बैठा, उसने देखा उसके बिस्तर के सामने उसका ड्राइवर और एक सफेद शर्ट पैंट पहने सज्जन खड़े हैं। उस सज्जन ने खुद को कोलियरी का मैनेजर बताते हुए कहा, क्यों महाशय, आप 7 नंबर खदान के पास कैसे पहुंच गए? आपके ड्राइवर और मैंने बहुत ढूंढने के बाद आपको पाया। उनकी बात सुनकर सुनंद ने कहा, मैनेजर तो नीलमाधव बाबू। उनकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहकर सज्जन ने कहा, नीलमाधव बाबू अब नहीं है। नीलमाधव बाबू के साथ आपकी जान पहचान थी, लेकिन अब वे नहीं है। नहीं है मतलब? सुनंद ने फिर से पूछा। सज्जन ने कहा, शायद आपको घटना का पता नहीं है। 3 महीने पहले गार्डवॉल टूटने से एक रात दामोदर नदी का पानी 7 नंबर खदान में घुस गया। नीलमाधव बाबू और करीब 30 लोग तब वहां काम कर रहे थे। वे कोई भी बाहर नहीं निकल पाए। सभी की जल समाधि हो गई। नीलमाधव बाबू के बाद मैंने मैनेजर का कार्यभार संभाला है। इसके बाद सज्जन ने सुनंद से कहा, आप यहां आराम करें, आपकी रिपोर्ट तैयार है, मैं ऑफिस से लेकर आता हूं। कहकर सज्जन तेजी से कमरे से बाहर चले गए। कुछ क्षण चुपचाप बिस्तर पर बैठे रहने के बाद सुनंद ने सामने खड़े अपने ड्राइवर से पूछा, मंगलू, जिसे कल रात मैनेजर साहब ने गाड़ी से उतारकर तुम्हारे पास भेजा था, वह कहां गया? आपके जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, ड्राइवर ने कहा। फिर उसने अपनी जेब से एक कागज निकालकर सुनंद की ओर बढ़ाया और कहा, यह कागज लीजिए, यह आपके हाथ में था। कागज को लेकर सुनंद ने उसे खोला। उसमें नामों की एक सूची लिखी थी। उस सूची में मंगलू का नाम भी था और सूची के नीचे एक हस्ताक्षर था, नीलमाधव मजुमदार, मैनेजर, मैकेंजी कोलियरी। कागज को ध्यानपूर्वक अपनी जेब में रखते हुए सुनंद ने सोचा, उसे यह कागज हेड ऑफिस में जमा करना होगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।